गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबका सुबह का नमस्कार। आज हम लोग फिजिक्स के नए चैप्टर जिसका नाम है नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। इसको हम लोग जानने से पहले हम पहले और कुछ और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसे पहला है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। इसमें आपको पहले देखना है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, जो पहला टॉपिक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध में द्रव्यमान और ऊर्जा का आपस में क्या रिलेशन होता है, द्रव्यमान और ऊर्जा का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आइंस्टीन। जिनका नाम था आइंस्टीन। वैसे भी हम लोग एक चीज जानते हैं, आइंस्टीन के सापेक्षिकता सिद्धांत के द्वारा यह बताया गया कि जो द्रव्यमान होता है वह ऊर्जा से संबंधित होता है। इसका मतलब यह हुआ कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो द्रव्यमान के बिना ऊर्जा संभव नहीं। जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, उससे हमको एनर्जी प्राप्त होती है। जो खाना हम लोग खाते हैं और उसका कुछ द्रव्यमान भी होगा, अर्थात उस पदार्थ को हम लोग भोजन के रूप में ले रहे हैं, उसका कुछ द्रव्यमान होगा और उससे हमको एनर्जी मिलती है। तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण एक ऊर्जा होती है। प्रत्येक पदार्थ में, क्या लीजिए, उनके आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से बताया गया कि प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ही ऊर्जा होती है। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है। ध्यान रखिए क्या कहा गया। इसका मतलब हो गया, यदि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान है तो ऊर्जा है। ऊर्जा अगर इसका मतलब द्रव्यमान होने पर है, एक ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे से पर डिपेंड करते हैं। और यही बताया गया, एक मान लीजिए कोई पदार्थ ऐसा है जिसकी द्रव्यमान 6, अर्थात डेल्टा एम द्रव्यमान की किसी पदार्थ की छत होती है, उससे कितनी ऊर्जा मिलेगी। तो उसकी जो समीकरण बताया, डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी कहते हैं। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। डेल्टा ई ऊर्जा हो गई, डेल्टा एम द्रव्यमान क्षेत्र हो गई, और सी स्क्वायर, सी अर्थात जहाँ पर सी क्या होगी, वो प्रकाश की चाल है। अब देखो क्या, प्रकाश से हमको एक ऊर्जा मिलती है।
प्रकाश से जो हमको कीड़े, जो पृथ्वी पर कीड़े आते हैं, उससे भी हमको ऊर्जा मिलती है। यहाँ पर डेल्टा E इक्वल टू है डेल्टा M इंटू C स्क्वायर। इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण या द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं। यहाँ पर देखा गया कि ऊर्जा का और द्रव्यमान का एक दूसरे से संबंध होता है, एक दूसरे के पर। जैसे हमने कहा, मान लीजिए कोई पदार्थ आपका है जिसमें डेल्टा या द्रव्यमान जो है 1 किलोग्राम की शक्ति होती है। कोई भी आपका पदार्थ है जिसकी द्रव्यमान की शक्ति कितनी है, 1 किलोग्राम, तो उससे जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो होगी 1 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 16 इतनी ऊर्जा। अर्थात 1 किलोग्राम द्रव्यमान के क्षेत्र होने पर 9 इंटू 10 की पावर 16 जूल ऊर्जा जो है यहाँ से उत्सर्जित होती है। इसको हम लोग ने यहाँ पर देखा, द्रव्यमान ऊर्जा कितना, 1 किलोग्राम द्रव्यमान क्षेत्र के कारण इतनी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस ऊर्जा को हम लोग मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो आपकी हो गई द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। ध्यान दीजिए, इसके बारे में किसने बताया, आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ही ऊर्जा होती है। और यदि किसी पदार्थ में द्रव्यमान शक्ति होती है डेल्टा M है, और इसी प्रकार की चार का हम स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। इसको लोग डेल्टा E से यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके बाद एक दूसरा टॉपिक आता है युग्म उत्पादन और युग्म विनाश, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। युग्म उत्पादन और युग्म विनाश। युग्म उत्पादन और युग्म विनाश। युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश। ध्यान देंगे, युग्म उत्पादन और युग्म विनाश। युग्म उत्पादन को पहले हम लोग देखते हैं, क्या होता है युग्म उत्पादन के बारे में। यदि कोई आपका उत्सर्जित गामा किरण है, कोई भी क्या कह सकते हैं, कोई ऊर्जित गामा किरण जो है किसी नाभिक पर या किसी भारी नाभिकीय पदार्थ पर जाकर के गिरता है, कहने का मतलब है फोटान। फोटान का मतलब h न्यू। h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू क्या होगी, आवृत्ति, जो प्रकाश आता है, ये आपका फोटान है। ये जो फोटान है किसी भी नाभिक पर जाकर के गिरता है तो वह नाभिक इसको क्या करेगा, अवशोषित करता है। पहले अवशोषित करेगा, उसके बाद किरणों के रूप में हम कह सकते हैं इसके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा, कोई आपका ऊर्जित फोटान है जो किसी पदार्थ के नाभिक पर गिरता है तो नाभिक इसको क्या करेगा, अवशोषित करेगा। अवशोषित करने के बाद जब वह उत्सर्जन करेगा, उसके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटान की उत्पत्ति होती है। इसी घटना को हम लोग युग्म उत्पादन कहते हैं। इसको हम लोग कहेंगे पॉजिट्रॉन। ये हमारा पॉजिट्रॉन और ये आपका इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है, अगर इसको हम डिफिनेशन के रूप में लिखें
कोई भी ऊर्जित जो गामा किरण होगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटॉन, कोई भी आपका क्या होगा, ऊर्जित गामा किरण, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटॉन, किसी पदार्थ के नाभिक पर गिरता है, किसी पदार्थ के नाभिक पर गिरता है, तो वह नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। उसकी अवशोषित करने के बाद उसकी ऊर्जा जो उत्सर्जित होती है, उसके द्वारा एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, उसके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। इसी घटना को युग्म उत्पादन कहते हैं। परिभाषा में आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे, जब कोई फोटॉन किसी नाभिक पर गिरता है तो वह नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बाद एनर्जी के रूप में एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इसी घटना को युग्म उत्पादन कहते हैं। तो यहाँ पर युग्म उत्पादन में जो फोटॉन होता है उसकी कम से कम कितनी ऊर्जा होनी चाहिए, ये हमको जानना है। तो इसके लिए आपका होता है 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा फोटॉन की होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटॉन, जो आपका गामा फोटॉन होगा, गामा फोटॉन, उसकी ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। तभी वहां से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का उत्पादन होगा, नहीं तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का उत्पादन, इसका मतलब है कम से कम इतना, इससे ज़्यादा और भी हो सकती है। इससे कम ऊर्जा होने पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का उत्पादन नहीं होगा। हमारे कहने का मतलब है गामा फोटॉन की जो ऊर्जा होगी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है, जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का उत्पादन होता है इसमें ऊर्जा का विभाजन समान रूप से नहीं होता, ऊर्जा का विभाजन समान रूप से नहीं होता। जो आपका पॉजिट्रॉन है इसकी ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, जो पॉजिट्रॉन है इसकी ऊर्जा अधिक होती है, गतिज ऊर्जा, और जो इलेक्ट्रॉन है इसकी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कम होती है। ध्यान देंगे, जो पॉजिट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है और जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा कम होती है। इसका रीजन क्या है, कारण हमको जानेंगे। इसका कारण क्या है, कारण ये होता है कि पॉजिट्रॉन पॉजिटिव होता है और इसमें प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण के कारण जो पॉजिट्रॉन त्वरित होता है, प्रतिकर्षण के कारण पॉजिट्रॉन त्वरित होता है और आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन मंदित होता है। यह आपका क्या होगा, त्वरित होता है, त्वरित, और यह आपका क्या होता है, मंदित होता है। ध्यान दीजिए, इसको आप लिखें कापी में कि रीजन अगर पूछा जाता है कि क्या कारण है कि इसकी ऊर्जा अधिक होती है, तो हम लोग ये बताएंगे कि पॉजिट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण, पॉजिट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण त्वरित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन आकर्षण के कारण मंदित होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कम होती है और पॉजिट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। ठीक, यहाँ पर क्लियर क्या होगा, युग्म उत्पादन। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे युग्म विनाश क्या होता है। युग्म विनाश इसी का उल्टा होता है, अपोजिट, इसी का एकदम अपोजिट होता है। और हम लोग देखेंगे इसमें किस प्रकार की घटना घटित होती है। तो युग्म उत्पादन आपका इम्पोर्टेंट है। युग्म उत्पादन में क्या होगा, जब कोई आपका गामा फोटॉन जो होगा किसी नाभिक, किसी पदार्थ के नाभिक पर गिरता है तो नाभिक उसको क्या करेगा, अवशोषित करेगा, फिर ऊर्जा के रूप में एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। इसी घटना को हम लोग युग्म उत्पादन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे युग्म विनाश के बारे में थोड़ा सा। युग्म विनाश क्या होता है,
युग्म विन्यास के बारे में अगर देखते हैं, युग्म विन्यास में हम लोग देखें इसमें होता है जब एक आपका पॉजिट्रॉन, ध्यान देंगे एक आपका पॉजिट्रॉन और एक आपका इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के काफी समीप आ जाते हैं। जब आपका एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के समीप आते हैं, एक दूसरे का विनाश करते हैं। ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समीप जब आते हैं, एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। विनाश करने के बाद जो ऊर्जा के रूप में निकलते हैं, दो फोटॉनों की उत्पत्ति होती है। ये आपका है पॉजिट्रॉन और दूसरा आपका है इलेक्ट्रॉन। ये आपका है इलेक्ट्रॉन। ये दोनों एक दूसरे के समीप आते हैं तो क्या होता है, दो फोटॉनों की उत्पत्ति होती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, युग्म विनाश कहते हैं। इसी घटना को हम लोग युग्म विनाश कहते हैं। या ऊर्जा संरक्षण के कारण इसमें दो फोटॉनों की उत्पत्ति होती है। इसके अपना लेफ्ट हैंड साइड की ऊर्जा और राइट हैंड साइड की ऊर्जा के इक्वल। ठीक, इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समीप आते हैं तो एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, जिसके कारण दो फोटॉनों की उत्पत्ति होती है। इसी घटना को युग्म विनाश कहते हैं। दो फोटॉन की उत्पत्ति होती है, इसी घटना को युग्म विनाश कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आपका है किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षेत्र, किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा। ध्यान देंगे, हमने क्या कहा, किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा। ये होती क्या है, पहले हम लोग किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या होती है। जैसे कोई पदार्थ है उसके नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होगा, ध्यान दीजिए, किसी भी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान और नाभिक के न्यूक्लियनों के द्रव्यमान। ध्यान देंगे, हमने क्या कहा, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक के न्यूक्लियनों का मतलब हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान देंगे, प्रोटॉन और न्यूक्लियन के द्रव्यमान से हमेशा नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कम होता है। हमें कह सकते हैं किसी भी नाभिक के न्यूक्लियनों का द्रव्यमान नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से अधिक होता है। और इन दोनों का जो अंतर आता है, कहने का मतलब है किसी नाभिक का के न्यूक्लियनों का द्रव्यमान और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान का जो अंतर आता है, उसी को हम लोग नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ध्यान में हमने क्या कहा, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान और इसके न्यूक्लियनों का जो द्रव्यमान होगा, न्यूक्लियनों का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, उनके बीच में डिफरेंस रहता है, अंतर रहता है। और जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। न्यूक्लियनों का द्रव्यमान सदैव नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से अधिक होता है। ठीक, कहने का मतलब है जो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान होगा उसके वास्तविक द्रव्यमान से कितना अधिक होता है,
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षेत्र कहते हैं। हम लोग इसे भी लिख सकते हैं द्रव्यमान क्षेत्र बराबर न्यूक्लियन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। ध्यान देखें हमने क्या लिखा, जो द्रव्यमान क्षति है न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान का जो अंतर आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा एम इक्वल टू, अब यहाँ पर देखोगे प्रोटॉन है और क्या है, न्यूट्रॉन है, दोनों का द्रव्यमान लिखेंगे जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन। प्रोटॉन का द्रव्यमान और क्या हो गया, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस एम एन। एम एन का मतलब हो गया नाभिक का जो नेचुरल वास्तविक द्रव्यमान होगा, दोनों का जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षेत्र कहते हैं। इसकी साधारण डेफिनेशन हम लोग क्या कहेंगे कि किसी भी कोई भी आपका नाभिक है उसका जो वास्तविक द्रव्यमान है उसके न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से सदैव कम होता है, या एक कहेंगे न्यूक्लियनों का द्रव्यमान उस नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से सदैव अधिक होता है। दोनों चीजें एक ही हैं और उन दोनों का जो अंतर होता है उसे हम द्रव्यमान क्षेत्र कहते हैं, जो डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा, अब नाभिक के अंदर हम लोगों ने क्या चीज देखा, बंधन ऊर्जा के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो आपका नाभिक है, नाभिक इसके अंदर क्या चीज होते हैं, नाभिक के अंदर आपका होता है प्रोटॉन और क्या होता है आपका न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है दोनों को अलग अलग करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कहने का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक से अलग अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है किसी नाभिक का न्यूट्रॉन ऊर्जा जो नाभिक की न्यूक्लियनों, किसी नाभिक की वह न्यूनतम ऊर्जा जो नाभिक के न्यूक्लियनों को अलग अलग या अनंत दूरी तक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। उसी ऊर्जा को हम लोग जो है बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब बंधन ऊर्जा कहने का मतलब एक प्रकार से आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, इन दोनों को अलग अलग करने का, बंधे हुए को अलग अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। एक सब थोड़ा सा और है प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा थोड़ा सा है, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, जैसे अगर हमको बंधन ऊर्जा किसी की पता चल जाती है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा हमको पता चल जाता है, उसमें न्यूक्लियनों की संख्या से भाग दे दिया जाए। यानी हमने क्या कहा कि प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसी डाक के नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है उसमें किससे हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं, न्यूक्लियनों की संख्या से। न्यूक्लियनों की संख्या का मतलब होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों का योग करके भाग देते हैं। जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम लोग प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा में हम लोग किसका डिवाइडेशन करेंगे, प्रतिन्यूक्लियनों की संख्या से।
जो हमको प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिनिविज्ञान बंधन ऊर्जा कहेंगे। और प्रतिनिविज्ञान बंधन ऊर्जा जिस नाभिक की जितनी ज़्यादा अधिक होगी वह उतना ही अधिक स्टेबल होगा, और जिसकी जितनी कम होगी उतना ही वो कम और स्टेबल। ठीक, तो आपको यहाँ तक जो भी चीज़ें समझ में आए आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखिएगा और उसके बारे में डिस्कस होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।